जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग गवर्नर जनरल की श्रृंखला में अपने नेक्स्ट पड़ाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर पिछला चैप्टर हम लोगों ने छोड़ा था और उसी के आगे से हम लोग देखेंगे कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो बेसिक उद्देश्य होता है वो सिर्फ ये चेक करना होता है कि जिस भी व्यक्तिगत चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस कालखंड में अगल बगल की घटनाओं को भी आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर पा रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आप किसी ज़िले में अगर जिलाधिकारी होते हैं तो आपको कम से कम 29 डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होता है। एक नेता किसी कंपटीशन को दे करके तो राजनीति में आता नहीं है, उसका जो चुनाव क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वो परिश्रम करके जनप्रतिनिधि के रूप में विधान बनाने के लिए सदन तक पहुंचता है और उसको जो तकनीकी सलाह चाहिए, टेक्निकल लोगों की भाषा वो समझ नहीं सकता है। इसलिए ऐसे पढ़े लिखे वर्ग की आवश्यकता होती है जो तकनीकी भाषा समझ करके उसे सरल भाषा में नेताओं को समझा सके, जिससे वो जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं के अनुसार कानून का निर्माण कर सकें। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आता है तो तात्कालिक समय पर वैश्विक परिस्थितियाँ क्या थी और उन वैश्विक परिस्थितियों में किस तरह से उसने ब्रिटेन की सत्ता को भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमने आपको पिछली बार भी बताया है कि कॉर्नवालिस ब्रिटेन का सेनापति था अमेरिका में और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध हार गया था और पेरिस की संधि के साथ इसने सरेंडर किया था अमेरिका में। और जब इसने अमेरिका में सरेंडर किया तो वहाँ से वापस आता है ब्रिटेन और ब्रिटेन में फीडबैक देता है कि अमेरिका जैसा एक बड़ा साम्राज्य कैसे ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में उसी के हाथ से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ फ्रांस सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरता है। और फ्रांस एक चुनौती बना हुआ है, यहाँ भी फ्रांस चुनौती है। इसी कारण से आप देखेंगे कि कर्नाटक का युद्ध हुआ है। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन भी आपस में युद्ध करते नजर आते हैं, क्योंकि यूरोप में युद्ध चल रहा है, अमेरिका में भी युद्ध चल रहा है। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि इस कालखंड में किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे घटनाएं जन्म लेती हैं और उन्हीं कालखंडों से एक दूसरे को इंटरलिंक करके हम आसानी से विषय को समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, केवल चैप्टर को सुनना है, फिर किताब को पढ़ना है, इंटरलिंक करना है। एक चीज़ और, पिछले लेक्चर्स में हमने कर्नाटक युद्ध में बार बार अनिरुद्दीन को हैदराबाद का नवाब का लड़का बोला है, वो एक मिस्टेक है, उसे आप कर्नाटक का नवाब के रूप में एक्सेप्ट करिएगा। हालांकि बाद में मैंने इसे सुधारा भी है और कहा भी है कि अनिरुद्दीन कर्नाटक के नवाब का लड़का था, दोस्त अली का। और हैदराबाद के नवाब निजामुल मुल्क का लड़का नासिर जंग था, जिसका लड़का मुजफ्फर जंग था। और बाद में यही जब वहाँ पर कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का, तो वहाँ पर सलामत जंग को क्या बना दिया जाता है, नवाब। ये निजामुल मुल्क के तीसरे बड़े लड़के थे। तो उन सारी स्थितियों से हम लोग बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉर्नवालिस के आने के बाद भारत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का भारतीय राजनीति, प्रशासन, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में एक्चुअल में हम किसी घटना के प्रभाव और कारण की समीक्षा करते हैं और उन्हीं कारणों की समीक्षा में सारे प्रश्न छिपे होते हैं। तो उसी पर एक सामान्य सी समीक्षा और उसको इंटरलिंक करने का तरीका सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि कैसे घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसी से आपकी मुख्य परीक्षा की कॉपी भी लिखी जाएगी और इसी से आपके प्रीलिम्स भी क्लियर होंगे। इंटीग्रेटेड स्टडी इसी को कहते हैं। इंटीग्रेटेड स्टडी में जितने भी फैक्ट हैं उनको एक फिगर आउट करके आपके सामने रखा गया है, एक एक करके हम डिटेल करते जाएंगे और आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा, तो आसानी से आपको विषय समझ में भी आएगा और आप आसानी से अपने साथ जस्टिस भी कर पाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने बताया था आपको कि अपने न्यायिक सुधारों के लिए, पुलिस सुधारों के लिए, रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, कॉर्नवालिस कोड के लिए, आदि चीज़ों के लिए बहुत विख्यात था। अमेरिका में एक हारा हुआ सेनापति कैसे भारत में एक अस्थायी शासन की व्यवस्था की स्थापना कर देता है, इसी की समीक्षा की जाएगी और बताया जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस प्रकार से भारत में ब्रिटेन की सत्ता को पूरी तरह से एक प्रशासनिक संरचना के रूप में बदल दिया।
क्योंकि अमेरिका में कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं था। ब्रिटेन की परंपराओं के हिसाब से अमेरिका की कॉलोनी नियंत्रित हो रही थी और अमेरिका में यूरोप की अन्य कंपनियां भी सक्रिय थी, जैसे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूरोप के 28 देशों के व्यापारी वहां जाकर के व्यापार कर रहे थे। लंबे समय तक वहां काम करते करते लोगों के बीच में शादी के रिश्ते भी तय हुए, एक दूसरे से लोगों ने वैवाहिक बंधन में रहना स्वीकार किया। लेकिन जब उससे नई पीढ़ी तैयार हुई तो नई पीढ़ी ने ब्रिटेन को अपना मालिक मानने से या स्वामी मानने से मना कर दिया और वहां एक मूवमेंट चला, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं दिया जाएगा और प्रतिनिधित्व में तय होगा कि ब्रिटेन का ही प्रतिनिधित्व है। चूंकि लिखा गया संविधान नहीं था, इसलिए अमेरिका उसके हाथ से निकल गया और वहां बड़ी लड़ाई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में चली। अब हम देखेंगे कि कॉर्नवालिस जो अमेरिका का हारा हुआ सेनापति है, जब भारत में आता है तो वो भारत में क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ कॉर्नवालिस के बारे में बस यही कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लें। अमेरिका से हार के लौटने के बाद वो भारत में अपने जीत के लिए जो प्रयत्न करता है, उसी प्रयत्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो 1786 से लेकर के 1793 तक है। बाद में वो फिर 1805 में भारत में आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर में उसकी समाधि है। तो शायद किसी परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारत का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है, भारत में ऐसा कौन सा ब्रिटेन का गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि है। और ये यूपीपीसीएस में शायद प्रश्न पूछा गया है और इसकी समाधि गाजीपुर में है। तो कॉर्नवालिस टॉम्ब आपको कहाँ मिल जाएगा, गाजीपुर में। तो 1805 में दोबारा गवर्नर जनरल बन करके भारत आया था। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि कॉर्नवालिस एक राजशाही परिवार से था, ये गरीब व्यक्ति नहीं था, अरिस्टोक्रेसी से इसका संबंध था। इसने अर्ल नाम की उपाधि भी धारण की, ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ अर्ल। और ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित किया था। जब कॉर्नवालिस भारत आता है तो इसने देखा था कि जब तक कोई तंत्र स्थापित नहीं होगा, सिस्टम स्थापित नहीं होगा और उसके लिखित कानून नहीं होंगे, तब तक किसी भी शासन सत्ता को लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता। उसने टोडरमल के अस्थायी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में क्या कर दिया, लागू कर दिया। अकबर की नीतियों का अध्ययन किया गया और हमने बताया है कि 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। भारतीय साहित्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। विल्किंसन ने क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है गीता का। उनको संरक्षण किसने दिया था, वारेन हेस्टिंग ने। तो यहां से चीजें समझ में आ रही थी कि भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नीति पर चलने वाले लोग थे, नियम पर चलने वाले लोग थे। तो उसके लिए रेवेन्यू का लिखा जुखा होना चाहिए था और साहित्य को एक बार पुनः अंग्रेजों ने लिखने की कोशिश किया है और वहीं से भारतीय साहित्य का ट्रांसलेशन शुरू होता है। और भारतीयों को जो अंग्रेजों ने स्रोत प्रस्तुत किए, अभी तक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में स्थिति ये थी कि जो क्रिमिनल जस्टिस होते थे वो मुस्लिम लॉ के अनुसार होते थे, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएगा तो वहां पे अंग्रेजी लॉ कलकत्ता में लागू कर देगा। काजी और मुफ्ती ये सहायता दिया करते थे किसको, चीफ जस्टिस को, कि आप मुस्लिम लॉ को इस तरह से इंप्लीमेंट करिए। और इसने काजी और मुफ्ती को हटा दिया वहां से, कहा अब अंग्रेज के नियमों के हिसाब से जस्टिस किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलेगा और वो वायलेशन किसका करके गए थे, उन्होंने वायलेशन किया था, नंद कुमार को फांसी दिला दी थी। और एवी डाइसी द्वारा जो ब्रिटेन का संविधान था, नागरिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे सजा नहीं दिया जा सकता है, तो इसमें एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग दोनों पर महाभियोग चला था और 10 साल तक चला था। बाद में वहां की ब्रिटिश संसद ने उन्हें छोड़ दिया। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी लाइफ में या उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो पहली बात तो ये कि इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्वेंट बोला जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्वेंट मतलब भारतीय नागरिक सेवा के जनक कहे जाते हैं, आईसीएस। याद रखिएगा इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 1786 से लेकर के 1793। और 1786 में ही एक कमीशन की नियुक्ति हुई थी जिसे एचिसन आयोग कहा जाता है, विच इज नोन एज एचिसन कमीशन। एचिसन आयोग,
इसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में कहा था कि गजटेड सर्विसेज शुड बी हैंडेड ओवर टू यूरोपियंस ओनली। जो बड़े पद हैं उस पर केवल यूरोपीय लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। एंड नॉन गजटेड पोस्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू इंडियंस। ये जो पहली बार पावर ऑफ सेपरेशन लागू किया गया, पावर ऑफ सेपरेशन को लागू करने के पीछे का मूल उद्देश्य ये था कि भारतीयों को उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं देना है। देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस शुड बी हैंडेड ओवर द अपर पोस्ट। बड़े पदों पर भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं देना है। ये कार्नवालिस के कार्यकाल में अमेरिका में ये लोग जल करके आए थे, तो उन्होंने ऐसा एक कमीशन यहाँ बनाया था, एचसन आयोग। जब आप सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि एचसन आयोग किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड कार्नवालिस। और उसने क्या सिफारिश किया था कि भारतीय सिविल सेवा को दो भागों में बांटना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्वेंटेड एंड नॉन कॉन्वेंटेड। कॉन्वेंटेड का मतलब था गजटेड, जो बड़े पद पर जाते थे उस पर यूरोपीय जाते थे, और जो छोटे पदों पर जाते थे उस पर गैर यूरोपीय अर्थात भारतीय जाते थे। तो भारतीयों को उच्च पदों पर सेवा का अवसर नहीं मिलता था। ऐसा विधान किसके कार्यकाल में आता है, लॉर्ड कार्नवालिस। इसे लॉर्ड कार्नवालिस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। दूसरा, इन्होंने सारे नियमों कानूनों की एक संहिता बनवाई जिसे कार्नवालिस संहिता बोला जाता है, विच इज आल्सो नोन एज ए कार्नवालिस कोड। इसे कार्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। तो आप नोट डाउन ये करिएगा कि कार्नवालिस कोड को विकसित कराने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक है। और इसी कार्नवालिस कोड के आधार पर क्या लागू हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। जागीरदारों को व्यवस्था दे दी गई कि वो परमानेंट वसूली करेंगे। फिक्स कर दिया गया रेवेन्यू सिस्टम कि 90% कंपनी के पास जाएगा और 10% जागीरदारों के पास रहेगा, 90/10। ये परमानेंट व्यवस्था कर दी गई। बाद में इसी के आधार पर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये जो व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं ये इसी का परिणाम है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको इतने इतने रेवेन्यू शेयर करने होंगे। तो रेवेन्यू सिस्टम का एक व्यवस्था जिसे हम लोग जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसी का अस्थायी स्वरूप सुनिश्चित कर देना, लिखित रूप से सुनिश्चित कर देना, उसका एक संहिता बना देना, उसी को परमानेंट सेटलमेंट बोल दिया गया। तो इसी को रेवेन्यू रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। तो दूसरा क्या है, अस्थायी बंदोबस्त। आपका एक लेजर बना दिया जाएगा, आपकी भूमि की पैमाइश, उसकी उपज, उसके आधार पर लगान निश्चित कर दिया जाएगा। इसी का नाम क्या हो गया, अस्थायी बंदोबस्त। ये इसके कार्यकाल में आया है। और दूसरा है कर्मचारियों के व्यापार करने पर उसने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। आप देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव से लेकर के वारेन हेस्टिंग के बाद आपका ये लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन मैकफर्सन भी बीच में आते हैं। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहता है, तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कार्नवालिस आता है तो उन्हीं की नीतियों को, जो भ्रष्टाचार के आरोप लोगों पे लग रहे थे, उसको खत्म करने के लिए इसने कर्मचारियों के व्यापार करने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इन सारी व्यवस्थाओं का परिणाम क्या हुआ, 1793 में एक चार्टर एक्ट आया। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट का कहा जाता है कि किसने डिजाइन किया था, हु डिजाइन परमानेंट सेटल, तो जॉन सोर ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है। तो इसकी पूरी रूपरेखा किसने बनाई थी, जॉन सोर ने। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला है 1793 में चार्टर एक्ट आया था और ये पहला सरकारी अधिनियम था। चार्टर का मतलब था सरकारी अधिनियम। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ब्रिटिश कंपनी को क्या कर रही थी, पूरी तरह से रेगुलेट कर रही थी, इसलिए पहला सरकारी अधिनियम 1793 में आया था। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप। बस इसी अनुसार आप इसके सारे फैक्ट को नोट करिएगा, कर्मचारियों पर प्रतिबंध और 1793 में चार्टर एक्ट। दूसरा, उसने जुडिशरी रिफॉर्म किया था। जुडिशरी रिफॉर्म क्या किया था, जुडिशरी रिफॉर्म ये किया था कि इसने मूविंग कोर्ट की स्थापना किया था। मूविंग कोर्ट का मतलब चलती फिरती कोर्ट। तो 4 चलती फिरती कोर्ट थी, 3 कलकत्ता में और 1 बाहर के लिए। तो इस तरह से मूविंग कोर्ट और जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में इसने एक प्रावधान किया था और न्यायपालिका को न्यायिक मामलों तक सीमित कर दिया था। सारी कार्यपालिका शक्तियां एग्जीक्यूटिव के हाथों में डाल दी थी। स्पेशली डीएम को बहुत सारे अधिकार मिल गए थे। तो यहीं से डीएम हो गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, वो मजिस्ट्रेट के भी काम करता था, सुनवाई के भी सारे काम करने लगा था। इसलिए जुडिशरी रिफॉर्म के रूप में भी कार्नवालिस का एक योगदान आता है। तो जुडिशरी रिफॉर्म के रूप में बस इतना रखिएगा कि न्यायालय को न्यायिक कार्यों तक सीमित रखा गया और कार्यकारी अधिकार
डीएम को ज़्यादा दे दिए गए, डीएम अपने जिले का सर्वोसर्वा हो गया, वो सुनवाई भी करने लगा, वो मजिस्ट्रेट के भी काम करने लगा। इसी को हम लोग न्यायिक रिफॉर्म के भी रूप में जानते हैं। दूसरा, उसने पुलिस सुधार किया। पुलिस सुधार क्या किया? पुलिस सुधार में ये किया कि उसने पुलिस वालों के वेतन भत्तों में वृद्धि की। ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ पुलिस पर्सोनल। दूसरा, जमींदारों के अधिकारों में कटौती की। ही रिड्यूस द पावर ऑफ जमींदार्स। कैसे होगा? जमींदार पहले तय करते थे कि यहाँ का कानून व्यवस्था कैसे चलेगा, तो उसने दरोगा सिस्टम लागू किया। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दरोगाओं की नियुक्ति की, जो आज तक चल रहा है, और दरोगा प्रणाली को लागू किया, उनके वेतनमान सुनिश्चित किए और उन्हें उस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया। तो पुलिस रिफॉर्म, हालांकि बाद में 1861 में जाकर के पुलिस अधिनियम बनता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल से। दरोगा पद्धति यूपीपीसीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह प्रश्न आया है कि डिप्टी एसपी का पद पहली बार कब बना? तो 1805 में। तो याद रखिएगा कि यहीं से जब एसआई बनने लगा तो अकेले पुलिस अधीक्षक के बस की बात नहीं थी कि वो पूरा जिला कंट्रोल करता, तो सर्किल इंचार्ज बनाए गए, क्षेत्राधिकारी बनाए गए। तो यहीं से पुलिस इवॉल्व करती है, एक सिस्टम के रूप में एक पुलिस व्यवस्था जन्म लेती है। 1829 में पहली बार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जन्म लेता है। तो उसकी नींव कब पड़ रही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल। यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं? तो दरोगा सिस्टम, डिप्टी एसपी का जो पद का सृजन का जो भूमिका तय हो रही है, यहीं से हो रही है। जमींदारों के अधिकारों में कटौती हो रही है। यहां तक बात आपके समझ में आ रही है? ये सारी की सारी बातें आपको किसी न किसी किताब में जरूर मिल जाएंगी। सर्विसेज को कॉन्वेंटेड, नॉन कॉन्वेंटेड में बांटा गया था। मूविंग कोर्ट हमने बता ही दिया कि 4 मूविंग कोर्ट उसने बनाए थे, 3 बंगाल के लिए और 1 बाहर के लिए। तो ये जाकर के न्याय के फैसले कर दिया करते, तात्कालिक सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से इसने एक व्यवस्था जुडिशरी सिस्टम में भी रिफॉर्म किया था। ठीक है, गाजीपुर में इनकी डेथ ही हुई थी, दरोगा सिस्टम इन्होंने इनिशिएट ही किया था। याद रखिएगा, हमने आपको बताया है कि रोहिला सरदार था जाबिद खान के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद इसको शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में रखा गया था, और शाह आलम द्वितीय इसको अपने पुत्र की तरह रखता था, लेकिन उसके साथ उसने समलैंगिक संबंध स्थापित किए। जबरदस्ती कहते हैं, उसने समलैंगिक संबंध स्थापित किए, जिस बात से नाराज होकर के गुलाम कादिर ने 1787 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और लाल किले में राज दरबार की महिलाओं के साथ बलात्कार और घिनौनी कृत्य करता है, लूटपाट करता है, और शाह आलम को गद्दी से उतार कर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। फिर महाजी सिंधिया अटैक करते हैं और अटैक करके गुलाम कादिर की हत्या कर देते हैं, और एक बार पुनः से शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, तो जावेद खान के लड़के गुलाम कादिर का जिक्र किसके कार्यकाल में आएगा? 1787। ठीक है, 1787। तो इस तरह से गुलाम कादिर की हत्या, और एक बार फिर से मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो मराठों का जब प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा तो महाजी सिंधिया के कार्यकाल तक अंग्रेज अभी इनसे दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि प्रथम एंग्लो मराठा वार में सालबाई की संधि में अंग्रेजों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, और अंग्रेजों ने अगले 20 साल तक मराठाओं से टकराना उचित नहीं समझा। ठीक है, तो गुलाम कादिर जिसका जिक्र रोहिला सरदार के रूप में है, और यहाँ इन्वॉल्वमेंट मराठों का भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1787 में गुलाम कादिर ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत के मुगल सम्राट को गद्दी से उतार करके उसकी आंखें निकाल ली थी। तो अगर ये सारे प्रश्न आते हैं तो इसको आप आसानी से हल कर पाइएगा। लगभग यही सारी चीजें उससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, मूल्यांकन किया जाए, कॉर्नवालिस अच्छा था या बुरा, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? तो याद रखिएगा, कॉर्नवालिस एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिविल सर्विसेज की नींव डालने में सफल रहा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसके प्रयास सराहनीय रहे। पुलिस रिफॉर्म आगे चल करके 1861 में एक संहिता के रूप में डेवलप हो पाता है, और कमोवेश वही पुलिस प्रशासन आज तक चल रहा है। कमिश्नरी प्रणाली की नींव इसी के कार्यकाल में पड़ी, दरोगा सिस्टम आज तक चल रहा है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में कॉर्नवालिस के किए गए सुधार प्रासंगिक हैं समय के साथ। इसीलिए पुलिस आयोग की नियुक्ति की बात कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और हर राज्यों से अपेक्षा करता है कि वो पुलिस आयोग की स्थापना करे, और पुलिस आयोग की स्थापना के साथ वो जो रिफॉर्म रिकमेंड करे, पुलिस वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग को सुनिश्चित करे, तो जो ट्रांसफर उद्योग चलता है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, वो समाप्त हो जाएगा। तो जेन्युइन व्यक्ति अपने पद पर जब पद स्थापित होगा तो राजनीतिक फैसले होने बंद हो जाएंगे, और इससे शुचिता और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो स्मार्ट प्रशासन जन्म ले लेगा।
तो ऐसा नहीं है कि इसने जो रिफॉर्म किए सब बड़े शानदार थे। हाँ, तात्कालिक समय के लिए बड़े शानदार थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुछ दोष देखे जाते हैं और वो औपनिवेशिक दोष देखे जाते हैं। पुलिस प्रशासन कमजोरों के लिए जहां सहायता का साधन होना चाहिए, कहीं कहीं ये शोषण का भी संयंत्र के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये कमियां हम आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाएंगे, लेकिन अच्छाइयां ये दिखाएंगे कि इसने एक तंत्र की स्थापना की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में मदद की। ठीक है, तो इस तरह से मूल्यांकन कर लेंगे। आइए अगले आगे देखते हैं हम लोग। जानसोर के बारे में बस एक ही चीज नोट करिएगा, इसका कार्यकाल है 1793 से 1798। कोई बड़ी घटना जन्म नहीं लेती है और ये अहस्तक्षेप की नीति पर टिका हुआ था। मराठा और निजाम आपस में टकराते हैं और ये अहस्तक्षेप की नीति के कारण उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, चूंकि ट्रीटी ऑफ सालवाई का उल्लंघन हो जाता। तो मराठा और निजाम के युद्ध में निजाम अपेक्षा रखता है किससे? अंग्रेजों से, कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन जानसोर जानता था कि मराठों से टकराना इस समय ठीक नहीं है। और इसी समय राइज ऑफ किसका शुरू हो जाएगा? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या करेंगे? मिसलों पर अटैक शुरू कर देंगे। आपस में जो द्वंद्व शुरू होगा, उस द्वंद्व के आधार पर सिख साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी 1798 में। तो अभी ये स्थितियां परिवर्तन काल की स्थिति थी, इसलिए जानसोर की यह नीति, अहस्तक्षेप की नीति 1793 से 98, यह पूछी जाती है कि किसकी पॉलिसी थी? तो जानसोर की। और जानसोर ने क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त को डिजाइन भी किया था। तो इतना आपसे परीक्षा में पूछेगा। तो अहस्तक्षेप की नीति किसकी थी? जानसोर की। अगला हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेजली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले गवर्नर जनरल्स में से एक हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस पूछे जाते हैं और फिर वेलेजली पूछे जाते हैं, उसके बाद डलहौजी से प्रश्न आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं। इसके बाद एक और मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण पड़ाव आएगा जहां से प्रश्न आते हैं, वह है कांग्रेस का अधिवेशन। और मेरी कोशिश है कि मैं कांग्रेस अधिवेशन पर भी सारे अधिवेशन को एक क्रम में उपस्थित कर दूं और उसके बीच में होने वाले फैसले और उनके अध्यक्ष और उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका वैश्विक स्तर पर एक मूल्यांकन कर दें, तो आसानी से मॉडर्न हिस्ट्री आपके समझ में भी आ जाएगी और 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने लगेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चंस की सीरीज कर लीजिए, तो कभी इस एरिया से आपको बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय में सबसे बड़ी चीज जो है वो थी सहायक संधि। इसे सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब था सहायक संधि। और सहायक संधि 4 प्रकार की होती थी। एक, कंपनी से किराए पर सेना ले लीजिए, जैसे निजाम के साथ संधि जो की गई थी उसमें प्रावधान था कि ब्रिटिश कंपनी जो भी सहायता आपको करेगी, जो सेना रखेगी, उसका आपको किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो एक निजाम के साथ इन्होंने रेंट एग्रीमेंट किया था। दूसरा, कंपनी अपनी सेना रखती थी, जरूरत पड़ने पर वो अटैक करती थी, तो स्वयं के उपयोग के लिए। दूसरा था, सेना के बदले में सहायता के लिए धन मांगती थी, जैसे हैदराबाद के साथ इन्होंने किया था। और तीसरा, इन्होंने सहायक संधि किया था अलग अलग राज्यों के साथ। वो कैसी संधि थी? वो संधि ये थी कि आपको अपनी सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब प्रश्न है कि क्या विश्व में ऐसा कोई देश है जो सहायक संधि के अधीन आता है? यस, लेकिन सहायक संधि में सिर्फ मिलिट्री संधि के रूप में आता है और उस देश का नाम है, विकसित देशों में से एक शामिल देश है जिसका नाम है जापान। जापान को अमेरिका का सुरक्षा छतरी प्राप्त है। सुरक्षा छतरी का मतलब है कि 2000 तक स्थिति ये थी कि जापान का रक्षा पर जो बजट था वो शून्य था। वो आर्थिक रूप से तो महाशक्ति है, लेकिन सैन्य रूप से आज भी वो बड़े फैसले नहीं ले सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर तो उसके पास सेना है, लेकिन वो बाह्य रूप से किसी देश से नहीं लड़ सकता है। तो उसको सुरक्षा किसकी प्राप्त है? अमेरिका की। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका से हारने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद, अमेरिका ने इसको परमाणु छतरी की सुरक्षा दिया है कि जापान पर किया गया हमला अमेरिका पर किया गया हमला माना जाएगा और अमेरिका की पूरी सेना जापान की सुरक्षा करेगा। तो वहां क्या कर दिया है, एक पर्टिकुलर अमेरिका का जहाज ही डियो गार्सिया में रहता है जो जापान की मदद करने को सदैव तत्पर रहता है। अमेरिका की सैन्य टुकड़ी हमेशा दक्षिण चीन महासागर में रहती है और जो जापान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो अमेरिका के फ्लीट्स अपने आप में एक देश होते हैं, तो वो जिस भी देश के आसपास चक्कर लगाते हैं, उस देश के सारे दक्षिण कोरिया में इन्होंने बार्ट टेक्नोलॉजी लगा दिया है और उसकी थर्ड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाले किसी भी सैन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं
और परमाणु हमले के बारे में आप सोचेंगे उससे पहले ही उसकी मिसाइल एक्टिव हो जाती है और उस देश पर आक्रमण हो जाता है। चीन इसका विरोध करता है, उत्तरी कोरिया इसका विरोध करता है, लेकिन दक्षिण कोरिया को भी सुरक्षा कौन देता है? अमेरिका देता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि धन के आधार पर निजाम से स्वयं की सेना रखने का, धन के बदले सहायता करने के लिए हैदराबाद एग्जाम्पल, और सहायक का मतलब है कि राज्यों से समझौता करना। और किस प्रकार का समझौता करना? कि आपको अपनी सेना नहीं रखनी है, आपकी सहायता हम करेंगे। दूसरा, किसी दूसरे राजा से आप वार्ता करेंगे तो हमारा रेजिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा, उसके सामने करेंगे और हम ही ज्यादा करेंगे। तो पहली तो रक्षा के स्तर पर आपको हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा, वार्ता के लिए, संचार के लिए आपको हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। और तीसरा, किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से आप वार्ता नहीं करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अदर यूरोपियन कंपनीज को भी यहां से लागू कर दिया गया। तो मोनोपोली किसकी हो गई? ब्रिटिश कंपनी की। और जब मोनोपोली ब्रिटिश कंपनी की हो गई तो ब्रिटिश कंपनी यहां से भारत पर अपने साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? बस यही चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सहायक संधि लागू करता है। तो इसका कोडिफिकेशन याद रखिएगा। कोडिफिकेशन क्या है? HMT घड़ी। HMT का मतलब है हैदराबाद, हैदराबाद, और HMT मैसूर और तंजौर। ये 3 राज्य हैं जिनके आने का क्रम पूछता है कि हैदराबाद को सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए। तो जब आप सिविल सेवा में जाएंगे तो वहां पे भी कोडिफिकेशन करना होगा। प्रशासनिक सेवा की एक बात कही जाती है कि इनकी लैंग्वेज गुडलीगुक होती है। और गुडलीगुक का मतलब क्या हो गया? कि प्रशासनिक कोडिफिकेशन, आपस में ही आप वार्ता करें और आप ही समझ पाए। तो जब आप तैयारी उस परीक्षा के लिए करते हैं तो कुछ कोडिफिकेशन आपको करने होंगे, तभी आपकी सिविल सेवा में जाने का रास्ता तय होगा। तो सहायक संधि एक कड़ा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे यहाँ गलत करते हैं। तो उन राज्यों का सहायक संधि स्वीकार करने का क्रम क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर और तंजौर, ठीक है, फिर अवध। तो ये सब क्या है? एक क्रम है। जबकि अवध से पहले ही इन लोगों की ट्रीटी हो गई थी। अगर प्रभाव के रूप में पहले ही अगर स्वीकार करने की बात होगी कि सबसे पहले अगर इन्होंने सहायक संधि का स्वरूप तय किया था तो बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, वो भी सहायक संधि का एक स्वरूप था। लेकिन हस्ताक्षर करने वालों में हैदराबाद पहला था, उसके बाद मैसूर है, फिर तंजौर है, फिर अवध है, ठीक है। इस तरह से HMT याद रखिएगा तो आपके सारे प्रश्न यहां से सही हो जाएंगे। दूसरा क्या था? वैश्विक स्तर पर देखेंगे नेपोलियंस मिनास। नेपोलियंस मिनास का मतलब नेपोलियन का भय था। एक तरफ फ्रांस में जहां नेपोलियन राइज कर रहा था, लगातार आगे बढ़ रहा था, ऐसे में वेलेज़ली ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुरक्षित न केवल स्थापित किया बल्कि फ्रांसीसियों को यहां से खदेड़ने में भी मदद की। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने रसिया के साथ एक संधि कर ली थी, मिस्र और सीरिया जीत लिया था। मिस्र और सीरिया के ही रास्ते वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था। तो नेपोलियन, जिसे हम लोग फादर ऑफ फ्रांस भी कहते हैं, तो नेपोलियन ने रसिया के साथ एक संधि करके भारत पर अटैक करने की योजना बनाई थी। एक भय था इसको। इसी भय से बचने के लिए उसने सहायक संधि का सहारा लिया कि आप किसी से वार्ता नहीं करेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, सेना हमारी रहेगी, आपके यहाँ रहेगी तो किराया आप देंगे, आपके लिए युद्ध करेगी तो धन आप देंगे, हम अपने लिए करेंगे तो हम अपना खर्चा स्वयं उठाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए जो खर्च आएगा वो भी आपको वहन करना पड़ेगा। तो आपके पैसे पर, आपके संसाधनों पर, आपके जनसंख्या पर जिस सेना के आधार पर आपको गुलाम बनाया गया, उसी संधि का नाम क्या था? सहायक संधि, ठीक है। तो सब कुछ आपके, नीतियां हमारी, ऐसी पॉलिसी लाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड वेलेज़ली। तो नेपोलियन के डर को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने, ठीक है। तो एक तरफ जहां यूरोप में डर था क्योंकि इजिप्ट और सीरिया को जीत लिया था किसने? फ्रांस ने, और रसिया से संधि करके वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हुई और वो भारत पर आक्रमण नहीं कर सका, ठीक है। अगला, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के कार्यकाल में लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? कभी ध्यान दीजिएगा। मिनास ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के आक्रमण का भय। और आप जब टीपू सुल्तान पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो नेपोलियन को चिट्ठी लिखा करता था, अफगानिस्तान में अपने दूत भेजता था, यूरोप से कूटनीतिक सहायता मांगता था, स्पेशली फ्रांस से। तो इसे न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। इसीलिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल वाज हेल्ड इन 1799।
स्वतंत्रता के वृक्ष लगवा देगा, जैकोबिन क्लब का सदस्य हो जाएगा टीपू, फ्रांसीसी आधार पर अपनी सेना का पुनर्गठन करेगा, सामाजिक समरसता लाने के लिए काली देवी के मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए धन देगा, तो हिंदू मुस्लिम हार्मोनी स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, समरसता स्थापित हो जाए। बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? तो इसी तरह से याद रखिएगा कि फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में सिर्फ इसलिए हुआ था चूंकि ये फ्रांस की तरफ इसका झुकाव बहुत ज्यादा हो गया था और फ्रांस को न्यूट्रलाइज करना जरूरी था, जबकि 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से निर्णायक रूप से अंग्रेजों ने बाहर कर दिया था प्रतियोगिता से। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इनके सारे फैक्ट के साथ आप एक दूसरे को गूथेंगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और एक है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने 1800 में किया था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज में कुछ दिनों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण चला, लेकिन 1806 में इसे बंद कर दिया गया। हेलुबरी कॉलेज ब्रिटेन में जाकर के भारतीयों का प्रशिक्षण होता था, कैम्ब्रिज और हेलबरी में, और वहां से प्रशिक्षित होकर के आते थे। तो लैंग्वेज के लिए यह स्कूल 1854 तक चलता रहा। दिस कॉलेज वाज मूविंग ऑन बाई 1854। 1854 तक यह कॉलेज एक भाषाई कॉलेज के रूप में चलता रहा। यहाँ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल हुए व्यक्तियों को क्षेत्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु कैडर मिल गया तो तमिल लैंग्वेज का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो लैंग्वेज एक बड़ा प्रॉब्लम्स होती है। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर अटैक किया था तो जो कोडिफिकेशन उसने किया था वो पख्तून लैंग्वेज में किया था, और FBI में अमेरिका के दुनिया के 3000 भाषाओं के जानकार बैठते थे। क्योंकि पख्तून बहुत छोटे क्षेत्र में आदिवासी इलाके में बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए इसका डीकोडिफिकेशन अमेरिका नहीं कर पाया था। बाद में एक अफगान महिला की मदद से उसका कोडिफिकेशन को वो पढ़ पाता है और समझ पाता है, और इसके बाद फिर वो ओसामा बिन लादेन को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई थी, और बाद में ये कॉलेज बंद हो गया था, लेकिन 1854 तक ये लैंग्वेज के रूप में आसानी से चलता रहा था। अब सहायक संधि का अगर हम लोग लाभ और राज्यों के लिए नुकसान पढ़ लें तो चीजें और साफ हो जाएंगी। सहायक संधि से ब्रिटेन को क्या लाभ हुआ? वेलेजली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब वो भारत आ रहा था, इसे बंगाली अपने आप को बंगाल का शेर कहता है, ही इंटाइटल्ड हिमसेल्फ एज अ लायन ऑफ बंगाल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन गवर्नर जनरल अपने आप को शेर कहता था, तो वेलेजली। क्योंकि जब वो भारत आ रहा था तो लगातार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से ये मांग कर रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर एक ही टर्म में आते हैं, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेकर के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब जिसकी कंपनी उसके संस्थापक सदस्य, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा समूह जो लाभ और प्रशासन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर सके, जिससे कंपनी लंबे समय तक भारत पर शासन कर सके। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है ना? तो बस इसी हिसाब से समझिएगा कि लाभ क्या था। एक, देशी राज्यों को अपने सीधे अधीन लाने में कंपनी सफल रही, पहला लाभ। दूसरा, एक रेजिडेंट को वहां देशी राज्यों में ये रखने में सफल रहे। और तीसरा, सेना के लिए वह राज्य इन पर निर्भर हो गया, और जब सेना के लिए राज्य उन पर निर्भर हो गया तो अब राजस्व वसूली हो, कानून व्यवस्था नियंत्रण हो, किसकी जरूरत पड़ेगी? पुलिस की, सेना की। तो इस तरह से राज्य धीरे धीरे क्या हो गए, पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गए, और उनका धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने लगा। ठीक है, तो लाभ ये था कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सारे फैसले ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में चले गए। भारतीयों के लिए नुकसान ये था कि बैसाखी सोने की ही सही व्यक्ति को लंगड़ा ही बनाती है, और भारतीयों के लिए नुकसानदेह स्थिति ये थी कि भारतीय पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके एक एक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनका क्रम HMT आपने नोट कर रखा है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाए तो हम ब्रिटिश सत्ता के रूप में वेलेजली की प्रशंसा करते हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसकी निंदा करते हैं कि चूंकि इसने धोखे और फरेब और क्रूरता के साथ इन सारी नीतियों को लागू किया था। अगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारतीयों को गुलाम बनाने की दिशा में इसके सारे कदम उचित नहीं ठहराए जा सकते, जबकि ब्रिटिश सत्ता के संस्थापक के रूप में इसके सारे कार्यों की प्रशंसा की जा सकती है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सर जॉर्ज बार्लो, 1805। याद रखिएगा, वो
लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1705। 1705 में कॉर्नवालिस फिर भारत का गवर्नर जनरल बन करके आता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है और वो यहीं गाजीपुर में मर जाता है। और उसकी समाधि कहाँ पे है? गाजीपुर। तो फिर सर जॉर्ज बार्लो यहाँ पे गवर्नर जनरल बन करके आते हैं और इनका कार्यकाल केवल 2 साल का है, 1805 से 1807। इनके कार्यकाल की सिर्फ एक विशेषता है कि सिपाही विद्रोह हुआ था, म्यूनिटी रिवोल्ट टेकन प्लेस। जॉर्ज बार्लो ने एक नियम पारित किया था। उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? उस समय मद्रास का गवर्नर था कौन? आप देख लीजिए। उस समय मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जॉर्ज बार्लो, ठीक है। जॉर्ज बार्लो क्या, ये भारत का गवर्नर जनरल है। और मद्रास का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर जनरल है बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये मद्रास का गवर्नर जनरल है। उसी समय ये वहां बेल्लौर में ये नियम लागू कर देता है क्या, कि सिख दाढ़ी नहीं, सिख पगड़ी नहीं पहनेंगे और मुसलमान दाढ़ी नहीं रखेंगे, हिंदू तिलक नहीं लगाएंगे, कान में बालियां नहीं पहनेंगे, कोई ऐसा धार्मिक निशान सैनिक धारण करके सेना में भर्ती नहीं होगा। इसी के खिलाफ बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे म्यूनिटी रिवोल्ट 1806 कहा जाता है। तो किसके कार्यकाल में? सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में। 1805 से 7 सिपाही विद्रोह, बेल्लौर 1806। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता पर चोट करना कंपनी ने शुरू कर दिया था। क्योंकि भारतीयों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा क्या है? धर्म, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की पॉलिसी शुरू कर दी थी। और आप देखेंगे कि 1813 का अधिनियम जो आएगा वो क्या होगा? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से इनके शुरू हो गए। अगले जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इनका कार्यकाल है 1807 से लेकर के 1813। 1807 से लेकर के 1813, ये इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल के बारे में बस इतना जान लीजिएगा कि इनके कार्यकाल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या बात हुई थी? राजा रणजीत सिंह से कंपनी ने एक समझौता कर लिया था कि आप सतलज नदी के उस तरफ ही रहिएगा, इधर मत आइएगा, क्योंकि अभी ये मराठों का दमन करने में लगे हुए थे, राज्यों को हड़पने में लगे हुए थे। ऐसे में एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी किसके पास थी? राजा रणजीत सिंह के पास। और यही उनकी सबसे बड़ी मूर्खता भी साबित हुई। जिस राजा रणजीत सिंह से अंग्रेज भय खाते थे, वो राजा रणजीत सिंह इतनी बड़ी आर्मी लेकर के अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लेते हैं कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे और सतलज के उस पार ही रहेंगे। लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया, अमृतसर को केवल क्या बना लिया? सांस्कृतिक राजधानी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में साइन किया? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। जब इन्होंने रणजीत सिंह को अलग किया, मराठाओं को दबाना शुरू किया, तो फिर इन्होंने क्या किया? 1813 का चार्टर अधिनियम पास कराया। और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था? 3 प्रावधान किए गए थे। 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, और तीसरा था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिमूव्ड एक्सेप्ट टी एंड चाइनाज ट्रेड। चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो इनको हम लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, एक है वारेन हेस्टिंग, कंफ्यूज मत होइएगा नाम को लेकर के। मुझे पता है कि इतिहास का सबसे डरावना पक्ष है कि फिर वही कहते हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफा। लेकिन आपको सिविल सेवा में अगर जाना है तो कुछ कालखंडों से परिचित होना पड़ेगा। इन सारे गवर्नर जनरल्स का नाम लिख करके आप अपने टेबल के आसपास चिपका दीजिए। कोई भी विषय का अध्ययन करिए, उस कालखंड से आता है तो एक बार नजर रखिए कि वो कौन रहा होगा गवर्नर जनरल, कौन से कार्य किया होगा। उन कार्यों की समीक्षा करिए और आसानी से अपने पेपर्स को सॉल्व करिए। 2 बार 4 बार आप पेपर सॉल्व करेंगे, आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इनके कार्यकाल में कुछ घटनाएं होती हैं
जैसे पिंडारियों का इन्होंने दमन किया था, ही सप्रेस्ड पिंडारी मूवमेंट। पिंडारी क्या थे? सहायक संधि का दुष्परिणाम था। क्या था दुष्परिणाम? सहायक संधि में यह था कि आप अपनी सेना नहीं रखेंगे, तो जब हम अपनी सेना नहीं रखेंगे तो सैनिक हमारे बेरोजगार नहीं होंगे, और जब वो बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? गैर सामाजिक कार्यों में लग जाएंगे, लूटपाट करेंगे, कानून व्यवस्था को चुनौती प्रस्तुत करेंगे। तो पूछा जाता है पिंडारियों का नेता कौन था? तो करीम खां था, वालिस मोहम्मद थे, चित्तू थे। तो इनके कुछ एक दो के नाम भी याद रखिएगा, चित्तू, वालिस मोहम्मद, करीम खां, ये पिंडारियों के नेता हुआ करते थे। और इसमें सबसे बड़ा जो आग में घी का काम किया था वो क्या किया था? सहायक संधि। जैसे जैसे सैनिक बेरोजगार होते गए तो इन्होंने अपना खुद का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लिया। जैसे ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन के बारे में बस इतना जानिएगा कि ओसामा बिन लादेन 1779 में रसिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका का ब्रिगेडियर बनकर के अफगानिस्तान में प्रवेश किया था। ये सऊदिया अरब का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन अमेरिका के चालों का शिकार हो गया। ये अमेरिका का क्या हो गया था? ब्रिगेडियर। लेकिन 1991 तक, 1991 तक रसिया का विघटन हो जाता है, और जैसे ही रूस का विघटन होता है तो अमेरिका का जो पैरेलल दुश्मन है वो तो समाप्त हो गया। तो ओसामा बिन लादेन की अमेरिका को जरूरत ही नहीं है, और जब अमेरिका को ओसामा बिन लादेन की जरूरत ही नहीं है तो वो फिर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? उसने कह दिया कि अब आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अफगानिस्तान मेरे लिए वर्थलेस प्लेस है। तो बेरोजगार, आहत, अमेरिका की सारी युद्ध पॉलिसी से परिचित ओसामा बिन लादेन क्या करेगा? अटैक करेगा अमेरिका पर ही। उसने क्या कर दिया? इंटरनेट का युग था, डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया प्रवेश कर रही थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने तालिबान और अलकायदा नाम के संगठन को वैश्विक स्तर के नेटवर्क से जोड़ दिया। अब पूरे विश्व में अमेरिका क्या करता है? हथियारों का व्यापार। इसलिए तालिबान पर, चूंकि अमेरिका में पहले एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि पूरी दुनिया को हथियारों की सप्लाई कौन करता था? अमेरिका। पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई के बाद ट्रेनिंग कौन देता था? अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सारे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स चलते थे। तो अमेरिका को लगता था कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत खुद हूं, मेरे यहां डकैती कौन करेगा? लेकिन लादेन ने इसका बदला अमेरिका पर अटैक करके किया, 9/11 का अटैक किया। और क्या कि अमेरिका का जो पॉलिसी थी उस पर उसने अटैक किया। पॉलिसी क्या थी? कि वॉर कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम पेंटागन। अमेरिका से युद्ध की शुरुआत की ही नहीं जा सकती। पूरे विश्व में 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और हम 5 दिशाओं से सुरक्षित हैं, फ्रॉम अपर साइड टू। इसीलिए अमेरिका के सैनिक मुख्यालय का नाम रखा गया है पेंटागन। पेंटागन पर अटैक करने के पीछे का उसका बेसिक उद्देश्य था कि वो अमेरिका के घमंड को तोड़ना चाहता था। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो व्हाइट हाउस पर अटैक करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका में थियरी ऑफ सेपरेशन चलती है, मॉन्टेस्क्यू की थियरी ऑफ सेपरेशन चलती है। कार्यपालिका के नियम, वहां प्रावधान निश्चित हैं कि यही लोग लीड करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, उसके बाद कुछ डिफाइन ही नहीं है। तो व्हाइट हाउस पर अटैक का मतलब था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मारे जाते। पेंटागन पर अटैक का मतलब था कि रक्षा मंत्री मारा जाता। तो सैन्य और राजनीतिक दोनों रिक्तता स्थापित हो जाती। कौन निर्णय लेता? सोच इतनी बड़ी थी उसकी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी को इंटरलिंक करूंगा यहां पिंडारियों से। दौर कोई भी रहा हो, प्रक्रिया सेम उभरती है। इस तरह से लादेन ने वाशिंगटन डीसी पर अटैक करके राजनीतिक शून्यता लाने की कोशिश की थी। पेंटागन पर अटैक करके वो अमेरिका के घमंड पर अटैक करना चाहता था, जिसकी स्लोगन लाइन है कि वार कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम पेंटागन। पूरे विश्व में किसी की औकात नहीं है जो पेंटागन से युद्ध की शुरुआत कर सके। ये उनके अहंकार को दर्शाता है। और तीसरा, पूरी दुनिया का ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से गवर्न होता था। पूरी दुनिया में किसको किसको अमेरिका ने कितने ऋण दिए रखे हैं, इसका पूरा लेजर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से गवर्न होता था। और उसको लगता था कि अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही उड़ा दिया जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ जाएगी, वो अपनी वसूली का कोई रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे उसकी वसूली करेगा। तो आर्थिक रूप से अमेरिका को निशक्त करने की योजना थी, राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से। और उसके बाद अमेरिका की कहानी कुछ और हो जाती अगर ये समय से अटैक हुआ होता तो। कहते हैं ये आक्रमण 15 मिनट पहले हो गया, जिसके कारण अमेरिका रिकवरी करने में सफल रहा। कुछ लोगों के लैपटॉप से सारे आंकड़े रिकवर कर लिए गए, क्योंकि पूरी जनसंख्या जो स्ट्रेंथ थी
वो 15 मिनट बाद वहां पहुंचती और पहले ही अटैक हो गया, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बचाए जा सके। तो पिंडारियों में ओसामा बिन लादेन का काम चित्तू, वालिस मोहम्मद और कारिम खां करते हैं। इन लोगों ने बेरोजगार हुए सैनिकों का एक संगठन बनाया और समाज में लूटपाट शुरू कर दिया। तो ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने का काम किसने किया है? लॉर्ड हेस्टिंग। इसलिए ये खूब प्रश्न पूछा जाता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। बात आपके समझ में आ रही है? बाद में यहीं से ठगी प्रथा भी आगे बढ़ेगी, जिसको स्लीमन की सहायता से कौन समाप्त करेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगला है मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये 1802 से 1803। बाजीराव सेकेंड 1796 से लेकर के 1818, सबसे कमजोर मराठा पेशवा। और इसी के कार्यकाल में अंग्रेजों को अब यह अवसर मिल चुका था कि अब वो मराठाओं को भी अपने राज्य के अधीन लेकर के हैं। और सहायक संधि में याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य 4 रेजिडेंसियों में बट गया था, सामंतों में बट गया था। जैसे पूना में भोसले थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। इस तरह से पूना, ग्वालियर, हाँ, इंदौर के होलकर, तो 4 साम्राज्यों में, 4 क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य बटा हुआ था। और जब 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था तो याद रखिएगा होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस मराठा सामंत या राजा ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो कमजोर पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में द्वितीय मराठा लड़ाई होती है और गवर्नर कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। तो द्वितीय मराठा युद्ध कहां, किसके किसके बीच? अंग्रेजों और मराठों के बीच। इसमें मराठे पराजय की स्थिति में आते हैं और यहीं से पेशवाओं की शक्ति में हाथ शुरू हो जाता है। और अगला है नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816। और कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की मूर्खतापूर्ण पॉलिसी थी, गरीब देशों पर अटैक करके किसी को क्या मिल जाता है। बाद में ट्रीटी ऑफ संगोली हुई, संगोली की संधि 1816 में हुई, 1816। ठीक है, तो नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी का गुलाम नहीं रहा है, लेकिन गोरखा एक रेजिमेंट थी जिसका इन लोगों ने उपयोग किया है अपनी सुरक्षा को लेकर के। ठीक है, तो नेपाल से युद्ध अगर किसके कार्यकाल में पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, यहां से प्रश्न आता है। इन्हीं के कार्यकाल में टेनेंसी एक्ट आया था, काश्तकारी अधिनियम, रैयत वाली, महड़ वाली, इन सब चीजों का जो लीगलाइजेशन हुआ था, वैलिडेशन मिला था, टेनेंसी एक्ट के थ्रू आया था। और टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पूछा जाए किसके कार्यकाल में आया है तो लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से इनका मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के रूप में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है पिंडारियों का दमन और साम्राज्य विस्तार, भारतीयों के लिए ये क्रूरता के प्रतीक। सुधारात्मक रूप से काश्तकारी अधिनियम एक बेहतरीन प्रयास कहा जा सकता है। यहीं से इनका मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इनके कार्यकाल की बहुत संक्षिप्त बातें हैं, कह करके आगे बढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको ये बात पता चल जाए कि कैसे आपको इनको हैंडल करना है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, पहला अंग्रेज और बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया और इनका कार्यकाल कब है? 1823 से लेकर के 1828। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार होता है, पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध, और यांडूब की संधि जो 1826 में होती है, यांडूब की संधि ये 1826 में होती है। ठीक है, और इसके बाद बर्मा के बहुत बड़े भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, और 1824 में बैरकपुर बंगाल में 1824 के बैरकपुर में म्यूनिटी विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह होता है। कारण वही है, उनकी पहचान से रोका जाएगा तो वो विद्रोह करेंगे, भेदभाव होगा तो विद्रोह होगा ही। तो पूछा जाए कि सैन्य विद्रोह एक तो हुआ 1806 में, आप देखिए
1806 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में म्यूनिटी रिवोल्ट, सॉरी जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807। पहला है जॉर्ज बार्लो, फिर है बैरकपुर विद्रोह 1824, लॉर्ड एमहर्स्ट। बार्लो और एमहर्स्ट याद रखिएगा। सर जॉर्ज बार्लो और एमहर्स्ट सैन्य विद्रोह के रूप में याद रखिएगा, म्यूनिटी रिवोल्ट के रूप में। ठीक है, तो बर्मा युद्ध, यांडूब की संधि, बैरकपुर में सिपाही विद्रोह। और 1823 से 28 के बीच में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको आप इंटरनेशनल स्तर पर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। तो इतना भी जानते रहेंगे तो आपके प्रीलिम्स में ये सारी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 28 में यहां से किसकी वापसी होती है? 1828 में यहां से लॉर्ड एमहर्स्ट चले जाते हैं और फिर 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर बन करके आते हैं। और इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भारत का 1813 के बाद 20 साल बाद एक और एक्ट पास होता है जिसका नाम है भारतीय चार्टर अधिनियम 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम को पास करने के बाद भारत का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये चीज याद रखिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये समझ पैदा करता है। अगर आप फैक्ट से समझ नहीं पैदा करेंगे तो हमेशा तिथियां आपको डराएंगी, क्योंकि अब आप याद करने पर जोर दे रहे हैं जबकि आपको समझने पर जोर देना चाहिए था। कि 1833 में चार्टर एक्ट आया तो पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब भारत का गवर्नर जनरल हुआ, तो अंतिम किसका हुआ? बंगाल का। भारत का क्या हुआ? पहला हुआ। हो गई बात खत्म। तो 1833 का चार्टर अधिनियम पास हुआ। इस चार्टर की दूसरी विशेषता क्या थी? जाति, लिंग, वर्ग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सिविल सेवा में जाने के लिए भेदभाव खत्म करने का प्रावधान किस एक्ट में हुआ? 1833 में। अगर पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस वेरी फर्स्ट यूज्ड इन विच एक्ट, दैट इज 1833। भेदभाव संबंधी प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किए गए? 1833। लेकिन लागू कब हुए? 1853। तो कंपटीशन अगर पूछा जाए, भेदभाव रहित कंपटीशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1853। तो ज्यादातर 1853 ही पूछा जाता है। 1833 बस इतना रखिएगा कि भेदभाव रोकने का पहली बार प्रावधान किस एक्ट में किया गया? 1833। दूसरा, लॉर्ड मैकाले आएंगे 1833 के ही एक्ट में। 5वें सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की जरूरत पड़ेगी और पहला विधि अधिकारी कौन बन करके आता है? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले क्या कर देते हैं? 1835 में भारत की शिक्षा नीति को अंग्रेजी शिक्षा नीति के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इनकी क्या योजना थी? हमें कुछ मुट्ठी भर भारतीय चाहिए जो अंग्रेजी में बात करना जानते हो। आई नीड हैंडफुल इंडियंस हु आर एबल टू कन्वे हिमसेल्फ इन इंग्लिश। तो मुझे मुट्ठी भर भारतीय चाहिए जो बाद में भारतीयों पर शासन कर सके, अंग्रेजों के प्रतिनिधि बन करके। तो हैंडफुल पीपुल कौन थे? एक्चुअल में ब्रिटेन की कितनी जनसंख्या थी कि जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था? तो मुट्ठी भर लोग वो थे और पूरे विश्व में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करके वहीं के लोगों से, वहीं के लोगों पर शासन करने की नीति इन लोगों की थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की नीति को लाने वाला कौन? लॉर्ड मैकाले। किस एक्ट के थ्रू? 1833। तो यहां तक तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं और इन्होंने क्या किया। हमने बताया है कि कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में भारत में ठगी प्रथा का इन्होंने अंत किया। तो ठगी प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल स्लीमैन। और किसके आदेश पर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आदेश पर।
बात यहां तक समझ में आ रही है? तो एक तो ये फैक्ट इनके साथ चला जाता है, ठगी प्रथा, फ्रॉड, चीटिंग, ये सब खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? स्लीमैन के थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय समाज सुधारकों में अग्रदूत कहा जाता है। सती प्रथा एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कल्पना कर भर देने से पूरी रूह कांप जाती है। राजा राम मोहन राय के बारे में बस इतनी बात आप जानिएगा कि सबसे ज्यादा प्यार ये अपनी भाभी से करते थे, एक मां के रूप में। और ये ईश्वर का ऐसा विधान था कि इनकी आंखों के सामने ही इनकी भाभी विधवा हो गई, इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती। और जब इनकी भाभी जीना चाहती थी, लेकिन इसे सामाजिक विधानों ने, धार्मिक विधानों ने इतने कड़े नियमों से जकड़ रखा था कि ढोल और ताशे बजा बजा करके मंत्रोच्चारण के शोर में एक महिला को जबरदस्ती चिता में बैठाया जाता था। कहते हैं कि इनकी भाभी बार बार चिता से निकल करके भागने की कोशिश करती थी, लेकिन भाले के दम पर, लाठी के दम पर पुनः इन्हें उठा करके चिता में झोंक दिया जाता था। उनके शरीर से आग की लपटों को देखते हुए राजा राम मोहन राय ने इसका प्रतिरोध किया था, लेकिन समाज के आगे इनकी एक नहीं चली और इन्हें घुटने टेकने पड़े। लेकिन इस पीड़ा को इन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मेरी भाभी तो ठीक है, मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मैं ऐसी कोशिश जरूर करूंगा कि आने वाली अन्य कई भाभियों के जीवन की रक्षा की जा सके। तो सती प्रथा का अंत 1829 में किसके प्रयास से किया गया? राजा राम मोहन राय। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बता दी कि कहानियों से आप कनेक्ट हो पाइएगा। किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर? तो राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा का अंत कराने में सफल रहे, इसे प्रतिबंधित कराया। और ऐसा प्रयास मुगल काल में अकबर और मराठों ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यह प्रथा चलती रही थी। भारत में अंतिम रूप से सती प्रथा 1987 में राजस्थान के दौसा सेक्टर में रिपोर्ट की गई थी। अब ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आती हैं। तो सती के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, वहां पूजा पाठ किया जाता था, तो ये व्यवसाय का माध्यम बन गया था और इसमें आहुति हमेशा महिलाओं के लिए जाती थी। इसको खत्म करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय। जब पर्सनालिटीज का डेवलपमेंट होगा तो एक एक पर्सनालिटीज को आप ऐसे जीवंत पढ़ेंगे तो आसानी से हिस्ट्री आपका मदद करने लगेगी। केवल फैक्ट रटने पर जाएंगे तो फैक्ट, आप कंप्यूटर थोड़ी है, यू आर नॉट मशीन। संवेदनाएं लंबे समय तक आपका साथ देती हैं, इसलिए संवेदनाओं से जुड़ करके पढ़िए, ठीक है। और शिशु बाल हत्या पर दहेज, लड़कियां अभिशाप थी। एक तो दहेज दानों के रूप में उभर रहा था, दूसरा सती प्रथा था, लड़की है तो मर ही जाएगी। शिशु बाल हत्या होने लगी, गर्भ में हत्याएं की जाने लगी, बालिकाओं की हत्या की जाने लगी। तो शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बात आपको समझ में आ रही है? तो शिशु बाल हत्या, सती प्रथा, ठीक है, और लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ाई जाएगी। ये सारे प्रावधान किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। ये सब होगा कैसे? जब वैज्ञानिक पढ़ाई को प्रोत्साहन मिलेगा, साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई साइंटिफिक कॉलेज चाहिए ना। ऐसे ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1835 में की गई। क्लियर? इनका मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे? एक अच्छे रिफॉर्मर के रूप में करेंगे, कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में करेंगे,
सामाजिक बुराइयों को दूर करने के रूप में करेंगे ठगी प्रथा, भेदभाव को खत्म करने, मेरिट को स्थान देने की दिशा में इनके प्रयास की सराहना की जाएगी। बुराई, शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाना एक बुरी बात थी, हम अपनी मातृभाषा से कट गए, अब सारे फैसले अंग्रेजी में होने लगे, तो हमें हमारी भाषा को कमजोर मानने के लिए बाध्य किया गया। हीन भावना का जो डेवलपमेंट होता है कि जो अंग्रेजी में बोलता है वो ज्यादा बुद्धिमान होगा, हिंदी में हम चाहे जितना अच्छा बोलें उसका महत्व उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आज भी इस कॉम्प्लेक्स से जो लोग ग्रसित हैं उसकी जो नींव पड़ रही है 1835 में पड़ रही है, लॉर्ड मैकाले द्वारा। और भारत में दो लोग, मैं सभी क्लासेज में इसका एग्जाम्पल देता हूँ, देवानंद साहब और नीरज सिंह चौधरी, इसी लॉर्ड मैकाले की मानसिकता के शिकार थे। देवानंद साहब के बारे में एक बात कही जाती है कि वो भारत में मरना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत में ये प्रावधान कर दिया था कि मेरी सांस लंदन में निकले, मैं अंतिम सांस लंदन में लूं, माई लास्ट ब्रीथ शुड बी टेकन इन लंदन। और यही कारण था कि जब उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों से लिखित ले लिया गया कि 24 घंटा पहले आप बता देंगे कि इनकी डेथ होने वाली है, तो इन्हें एयरलिफ्ट करके लंदन ले जाया जाएगा जिससे वहां उन्हें दफनाया जा सके। सुपरस्टार भारत के, लड़कियां जान छिड़कती थी भारत की, इन पर काला पैंट और सफेद शर्ट ब्लैक चश्मा लगा करके टहलने पर प्रतिबंध था, कहते थे लड़कियां इनके ऊपर छलांग लगा देती थी। ऐसा सुपरस्टार जिसे सर आंखों पर भारतीय महिलाओं ने बिठाया, भारतीय दर्शकों ने प्यार दिया, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? ब्रिटेन में मरने की, लंदन में मरने। और दूसरे थे न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारी समाचार पत्रिका के संपादक, एडिटर, चीफ एडिटर नीरज सिंह चौधरी, ये कहते थे कि अंग्रेजी वही शुद्ध बोल सकता है जो बर्किंघम पैलेस में कम से कम 2 वर्षों तक रहा हो। इंग्लिश कैन बी स्पोकन ओनली करेक्टली दोज हु लिव्ड इन बर्किंघम पैलेस मिनिमम आर लीस्ट 2 years। जो 2 साल रहा हो बर्किंघम पैलेस में, जो अंग्रेजों जैसा रहेगा, खाएगा पिएगा, वही शुद्ध अंग्रेजी बोल पाएगा। ये नीरज सिंह चौधरी का कथन है, और उस कथन को नींव डालने वाला कौन? लॉर्ड मैकाले। बात आपको समझ में आ गई? आधुनिक रूप से भी आप एग्जाम्पल से ससज्जित रहिए, क्योंकि सब चीजें आपको किताब में मिल जाएंगी, एग्जाम्पल्स का अभाव मिलता है, उसी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ आप अगर फैक्ट पढ़ेंगे तो वो देर तक आपका साथ देगा और आपके भूलने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेखा चित्र बना करके इसके सारे विवरण को लिख लेंगे और इसको 1 बार 2 बार सुनेंगे तो आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर कोई किताब पढ़िए, इन्हीं फैक्टों से बार बार टकराना पड़ेगा और आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे इनरिच होता चला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 केवल 1 साल के लिए आए थे और इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया था। ही रिलीज द सैंक्शन फ्रॉम प्रेस, इसीलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स मैटकॉफ। टाइम पीरियड 1835 से 36। बस केवल एक फैक्ट, बीच का एक पड़ा है, आपको गवर्नर जनरल का पूरा क्रम चल रहा है, उस क्रम में चार्ल्स मैटकॉफ एक नाम आता है। और फिर है लॉर्ड ऑकलैंड, (1836 से 42) लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके कार्यकाल में एंग्लो अफगान युद्ध होता है, अंग्रेज अफगान युद्ध 1839 टू 1842, और यही इनका कार्यकाल है 1836 से लेकर के 1842। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध किसके कार्यकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड। अ से अफगानिस्तान, अ से ऑकलैंड, तो झंझट ही खत्म हो गया। टाइम पीरियड 36 से 42 नहीं भी याद रहेगा तो बहुत जरूरी नहीं है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कलकत्ता से पेशावर के बीच जाने वाली जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ही रिकंस्ट्रक्टेड ग्रांड ट्रंक रोड विच वाज मूविंग फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर। और ग्रांड ट्रंक रोड का नाम इन्होंने ही दिया है। इसे बनवाया किसने था? शेर शाह सूरी ने।
ठीक है। तो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए रोड को पुनर्निर्मित किया गया, जीटी रोड का निर्माण करवाया गया ऑकलैंड द्वारा। तो ये जीटी रोड ऑकलैंड, जीटी रोड ऑकलैंड, अफगानिस्तान युद्ध ऑकलैंड, ऐसे प्रेस करिएगा तो आसानी से याद आ जाएगा। और तीसरी, भारतीय डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने के लिए अभी तक अनुमति इनको ब्रिटिश संसद ने नहीं दिया था। साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय डॉक्टर सब विदेश में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते थे। ऐसा किसके कार्यकाल में हुआ? ऑकलैंड। तो आओ डॉक्टर बनो, आओ डॉक्टर बनो, तो अ से ऑकलैंड और डॉक्टर बनो किसके कार्यकाल में? ऑकलैंड के कार्यकाल में। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय डॉक्टर्स की पढ़ाई विदेशों में प्रदान करने की छूट किसके कार्यकाल में दे दी? ऑकलैंड के कार्यकाल में। क्लियर? तो साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा मिला इनके इस प्रयास से। ठीक है। तो ऑकलैंड, 3 काम, अफगानिस्तान युद्ध, जीटीआर, जीटीआर का मतलब ग्रांड टैंक रोड, और भारतीय डॉक्टर्स की शिक्षा को बढ़ावा। एलन बरो अगले आपके गवर्नर जनरल हैं, एलन बरो। एलन बरो 1842 से 1844, 2 वर्षों का इनका कार्यकाल है। लेकिन मानवता के माथे पर कलंक, दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था। ही रिमूव्ड स्लेवरी फ्रॉम इंडिया। दास प्रथा का अंत पूरे वैश्विक स्तर पर किसने किया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। और अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ज्यादा विकसित था, दक्षिणी अमेरिका कम विकसित था। तो इसका मतलब है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक प्रावधान चल रहा था, और उस प्रावधान में क्या था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका के लोग स्लेव बनाए जाते थे। अमेरिका की मूल जाति के लोग, आदिवासी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो मानवता के माथे पर जो कलंक था, विच वॉज द ब्लॉटिंग ओवर ह्यूमन बीइंग फोरहेड, दैट वॉज स्लेवरी। तो भारत में उसे खत्म करने का श्रेय एलन बरो को, और अमेरिका में अब्राहम लिंकन को। इसके बाद वहां पे अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अब्राहम लिंकन की हत्या भी हो जाती है 1862 में। ठीक है। तो स्लेवरी भारत से खत्म करने वाला कौन? लॉर्ड एलन बरो। यहीं से गिरमिटिया मजदूर फिर जाने लगेंगे, क्योंकि अब दास नहीं खरीदे जा सकते थे, प्रतिबंध लग गया था। तो गिरमिटिया मजदूर, मजदूरी के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर यहां भारतीय मजदूरों को ले जाया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी। राइज ऑफ गांधी, जब गांधी का आप उदय देखेंगे तो यही सब जो मजदूर यहां से जाएंगे, अभी तक दास जाते थे, अब मजदूर जाने लगे। तो अफ्रीका में जाकर के जब वो लड़ाई लड़ेंगे, तो गांधी जी जो एक परमिट बनता था कि आप 5 साल के लिए, 3 साल के लिए मजदूरी करने आएंगे, एक नया मूवमेंट ट्रांसवाल प्रांत में अफ्रीका में चलाएंगे। ठीक है। तो दास प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड एलन बरो। ठीक है। अगला, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, सेकेंड एंग्लो अफगान बैटल, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। सॉरी, एंड ऑफ एंग्लो अफगान वार। अफगानिस्तान का जो प्रथम युद्ध चल रहा था, क्षमा करिएगा, अफगानिस्तान का जो प्रथम युद्ध चल रहा था वो 1842 में आकर के समाप्त होता है। तो एंड ऑफ अफगानिस्तान वार ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, जैसे ही आते हैं तो इसका समापन कर देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से लड़ना किसी भी सभ्यता के लिए संभव नहीं है। वहां रसिया पराजित हो गया, वहां अमेरिका पराजित हो गया। तो ये बात आकर के एलन बरे को समझ में आ गई, ऑकलैंड की इसे भूल को इन्होंने समझा, और इन्होंने आकर के इस युद्ध को समाप्त कर दिया, और फिर भविष्य में अफगानिस्तान से लड़ने के लिए योजना ये लोग नहीं बनाए। सिंध का विलय भारत में 1843 में कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सिंध को ये भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना लिया 1843 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो एलन बरो के कार्यकाल में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, संडे हॉलीडे। संडे हॉलीडे का कॉन्सेप्ट क्या है? हॉलीडे का कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखिएगा, आपके सिलेबस में मुख्य परीक्षा में जब हम विश्व इतिहास की बात करते हैं, तो विश्व इतिहास में हम कभी भी मिडवल हिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, रेनेशा की बात करते हैं, हम वहां पर इनलाइटमेंट की बात करते हैं, प्रबोधन की बात करते हैं। लेकिन हम कभी नहीं कहते कि हम मिडवल हिस्ट्री को पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि कोई विकास हुआ ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट था कि काम वो करता है जिसे पनिशमेंट मिलता है, इसलिए काम करने को ईसाई लोग क्या मानते थे? अपने लिए सजा मानते थे। तो आदम और
ईव का कॉन्सेप्ट है इनके यहाँ कि आदम और ईव स्वर्ग में कोई फल काट लिए थे, इसलिए एप्पल का निशान आप देखेंगे कटा हुआ सेब है, तो वो बाइबल को रिप्रेजेंट करता है। तो कटे हुए सेब में खा लिए थे तो इनको धरती पर भेजा गया कि जाइए काम करिए, आपने स्वर्ग का फल चख क्यों लिया। तो उस पनिशमेंट के रूप में जो इनको काम करना पड़ता था उसे अपने लिए सजा मानते थे, और जिस दिन काम नहीं करना पड़ता था उसे हॉलीडे बोला जाता था, अर्थात पवित्र दिन बोला जाता था। तो भारत में संडे को हॉलीडे के रूप में मनाने की प्रथा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड एलन बरो को। तो लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में संडे को हॉलीडे मनाने की प्रथा 1843 से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो एलन बरो को कुछ इस तरह से अफगानिस्तान के युद्ध का समापन, सिंध का भारत में विलय, संडे को हॉलीडे और स्लेवरी को भारत में खत्म करने या गुलाम प्रथा को भारत से खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? एलन बरो को। इस तरह से हम लोग इस गवर्नर जनरल के बारे में सारी बातें समझ पाए। ठीक है, और कोई दूसरा फैक्ट है नहीं जिसको हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। अब यहां से परिवर्तन थोड़ा सा तीव्र होगा। वो राजा रणजीत सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले समय में उन्हीं पर अटैक होगा। जब रणजीत सिंह कमजोर हुए तो 1845-46 में अंग्रेजों ने उन्हीं पर आक्रमण कर दिया। क्लियर? इस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल वाज हेल्ड इन 1845 टू 46, और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है, अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर पहली बार आक्रमण किया था। सिख साम्राज्य को पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश हार्ड निर्णय कब? राजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में, 1845 से 46 का कार्यकाल में। ठीक है, एक बड़ा भूभाग उसका पंजाब का अपने क्षेत्र में शामिल करने में सफल होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, नर बलि को, ह्यूमन स्लॉटिंग्स को किसने क्या किया था प्रोहिबिटेड? लॉर्ड हार्डिंग। नर बलि दी जाती थी, किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए अपने बच्चे की बलि दे दो, उसके बच्चे की दे दो, या इस व्यक्ति की बलि दे दो। तो ये जो नर बलि की प्रथा थी, इसको खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हार्डिंग, हार्ड निर्णय लेने के लिए। क्लियर? तो हार्डिंग के बारे में दो प्रश्न, नर बलि और प्रथम एंग्लो सिख बैटल। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की सबसे अधिक सीमाएं किसी के कार्यकाल में गई हैं? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सिख कमजोर हो चुके हैं, प्रथम युद्ध हार चुके हैं, बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, दूसरे सभी राज्यों को सहायक संधि और दूसरी संधियों के माध्यम से कमजोर किया जा चुका है, सारे के सारे राज्य लगभग सहायक संधि स्वीकार कर चुके हैं। अब बचे खुचे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए एक गवर्नर जनरल भारत आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक है, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी हड़प नीति के लिए जाना जाता है। हड़प नीति सबसे कठिन प्रश्नों में से आता है कि डलहौजी की हड़प नीति में शामिल होने वाले राज्यों का क्रम क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कंपाइलिंग इनटू ब्रिटिश स्टेट फ्रॉम द थियरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या हड़प नीति के तहत भारतीय राज्यों के विलय का क्रम क्या है? ये खूब प्रश्न पूछा जाता है, कठिन प्रश्न है। एक राज्य याद करते हैं, दूसरा भूल जाता है, क्योंकि कुमार विश्वास की एक लाइन है कि न जाने मौला सुख की चादर तू क्यों इतनी छोटी बनाता है, सिरा कोई भी पकड़ूं तो दूसरा छूट जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है कोडिफिकेशन, एक नाम याद करते हैं भूल जाता है, तो एक नाम तो याद रहता है, उसी एक नाम जितना कोई एक कोड बना लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो हड़प नीति का जो कोड है उसे याद रखिएगा, सजय सब बौझाना, सजय सब बौझाना।
अब सजय सब बहुजाना को हम लोग अगले पेज पे समझ लेते हैं, इसका कोडिफिकेशन कर लेते हैं। सजय सब बहुझाना, इसका कोडिफिकेशन कर लेते हैं। सजय सब बहुझाना याद रहेगा तो स से सतारा, ज से जैतपुर, सब से संभल, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर, अ से अवध। 1856 कैसे? कुशासन का आरोप लगाकर, फ्रॉम द एलिगेशन ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुशासन का आरोप लगा करके, और उस समय यहां का बादशाह कौन है? वाजिद अली शाह। और इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। इनका एक नाबालिग लड़का था विरजिस कादिर। विरजिस कादिर। वाजिद अली शाह ये राधा और कृष्ण का रोल करते थे, कथक डांस बहुत करते थे, तो राधा के रोल में ये डांस 12-12, 13-13 घंटे किया करते थे। तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नवाब है जो राधा का रोल प्ले करता था और कथक डांस किया करता था? उनका नाम है वाजिद अली शाह। राजा को विदूषक नहीं होना चाहिए। जैसे उक्रेन का राजा कौन है? जेलेंस्की। ही इज द कपिल शर्मा ऑफ उक्रेन। और उसने क्या किया? उक्रेन को घोर संकट में डाल दिया नाटो का सदस्य बनने की लालच की दिशा में। और दो बड़ी महाशक्तियां कभी भी किसी कमजोर देश या व्यक्ति की सहायता के लिए आपस में लड़ाइयां नहीं करती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूस उक्रेन बैटल। इसलिए दूसरे के भरोसे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अपनी जेब में जो पैसा है वही आपका है, दूसरे के पैसे को अपना पैसा मत मानिए आप, दूसरे की ताकत को अपनी ताकत मत मानिए आप। ठीक है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि इन राज्यों का क्रम क्या है। तो स से सतारा, ज से जयपुर, सब से संभल, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर, ह से अवध। आप देखेंगे पिछले 70 साल के प्रश्न लगभग इसी कोडिफिकेशन से हल होते हैं। ईयर रटने की क्या आवश्यकता है जब आप कोडिफिकेशन से चीजों को हल कर सकते हैं? बात आपको समझ में आ रही है? तो क्रम मिलाने को आता है कि इन राज्यों के मिलने का क्रम क्या है, यही तो क्रम है। अंतिम राज्य अवध, बात खत्म। बादशाह वाजिद अली शाह, शौकीन आदमी, राजकाज के कार्यों के लिए उसे चुना गया है, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं चुना गया है। बेगम हजरत महल 1857 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे लखनऊ का। क्यों? क्योंकि इनका लड़का है विरजिस कादिर, ये नाबालिग है, तो ये शासन नहीं कर पा रहा है। इसका आरोप लगा करके हड़प नीति के तहत इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेगा कौन? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1856। कार्यकाल उसका 1848 से 56। बात आपको समझ में आ रही है? यहीं से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। इनका अगर आप कोडिफिकेशन कर लेंगे तो आसानी से सारे प्रश्न आपके हल होते चले जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है ना? बस ऐसे ही हल करना है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो विस्तार था वो हमने आपको समझा दिया, वहां से कैसे प्रश्न आते हैं। कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस के विकास का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में पोस्ट ऑफिस का अधिनियम इसने पास किया था। और टेलीग्राफ सेवा शुरू करने का 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में भी श्रेय इसी को जाता है। टेलीग्राफ सेवा, पोस्ट ऑफिस, इन सबके विकास का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला, इसे फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे का मतलब है कि थाणे से लेकर के, पुणे से लेकर थाणे के बीच में एक ट्रेन चली थी और उस ट्रेन को चलाने का श्रेय या किसके कार्यकाल में चली थी? उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में कराची से लेकर के रावलपिंडी तक रेलवे ट्रैक बिछाए गए और वहीं से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं 1853।
सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के परिप्रेक्ष्य में। और उस सभ्यता के साक्ष्य 1853 में, कार्यकाल किसका? लॉर्ड डलहौजी का। कराची से रावलपिंडी के बीच में ब्रंटन ब्रदर्स खुदाई करते समय, ए कनिंघम के कार्यकाल में, वो महानिदेशक हैं उस समय, उनके कार्यकाल में खुदाई करते हुए कुछ टेढ़े मेढ़े पत्थर ले जाकर के ईंट देते हैं, कहते हैं जनाब दिस ब्रिक्स इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट, इट इज बिलोंगिंग टू समवन्स सिविलाइजेशन, ये किसी सभ्यता से बिलोंग करती है। ए कनिंघम ने कहा गो एंड थ्रो इट ऑन द ट्रैक, जाओ इसे रेल की पटरी पर फेंक दो। इसलिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा महानिदेशक है जो किसी सभ्यता के महत्व को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा किया है। एंड विच डायरेक्टर वाज नोन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी सिविलाइजेशन एंड इग्नोर्ड इट, उसका नाम क्या है? ए कनिंघम। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में कराची से रावलपिंडी के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान एक सभ्यता प्रकाश में आई थी, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। दयाराम साहनी ने 1921 में जब उसकी खुदाई की तब जाकर के हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता पर पहली बार रोशनी चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही डाल दिया था, लेकिन रेलवे ट्रैक की बात हो रही है। फादर ऑफ रेलवे वाज हु? दैट इज लॉर्ड डलहौजी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये तो इस तरह से फादर ऑफ रेलवे कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनाम कमीशन की घोषणा 1800। इनाम कमीशन, अगर पूछा जाए इनाम कमीशन क्या था? जितने जागीरदार थे उनको कैसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाए, बेकार पड़ी जागीरों पर कैसे ब्रिटेन का कब्जा हो। इनाम जागीर में ही तो मिलती थी, लो ये जागीर आपको इनाम में मिलती थी। इसलिए इस कमीशन का नाम है ईमान कमीशन, इनाम कमीशन। इसने बेकार की जागीरों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास 1852 में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में दूसरा बर्मा युद्ध हुआ, सेकेंड बर्मा बैटल वाज हेल्ड इन 1852, ठीक है। और लोअर बर्मा को, पीगू को किस में शामिल कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। पीगू, लोअर बर्मा किस में? सेकेंड बर्मा बैटल। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के। तो बर्मा भारत में कब? 1852। वुड डिस्पैच, शिक्षा के लिए एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, वुड डिस्पैच, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन कब आएगी प्रभाव में? 1857। तब तक गवर्नर जनरल बदल चुका होगा, उसका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। बात समझ में आ रही है? और इन्हीं के कार्यकाल में 1853 का अधिनियम आया था। 1853 एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। देख रहे हैं घटना कहीं की जुड़ रही है सीधे गवर्नर जनरल से। अगर गवर्नर जनरल हम कायदे से पढ़ लें तो आसानी से मॉडर्न हिस्ट्री पे हमारा कब्जा होने लगेगा। अब यहीं से भारत में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में भर्ती होने लगी है। और पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में सफल हुए थे, 1863। किस एक्ट के थ्रू? 1853 एक्ट के थ्रू। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह एक्ट आया था। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? बस इतना ही समझने की कोशिश करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड एंग्लो सिख बैटल वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड 1848 टू 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में लड़ा गया था। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिलीप सिंह अल्पवयस्क लड़के को सिंहासन पर बैठाया जाता है और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस भारत से ले जाकर के महारानी को भेंट दे दिया जाता है। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से जाने की कहानी सेकेंड एंग्लो सिख बैटल, और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल। बात आपको समझ में आ रही है? तो तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा की कहानी कुछ और है कि दक्षिण भारत में भद्रकाली की आंख में जो हीरा लगा हुआ है उसी का नाम 17वीं शताब्दी में आकर के क्या होता है, शाह सूजा द्वारा नाम इसका रखा गया। क्या? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर का मतलब था प्रकाश पुंज, द सोर्स ऑफ लाइट। तो कोहिनूर हीरा आकर के 17वीं शताब्दी में अपना नाम पाता है और ब्रिटेन में जाकर के ये कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन जाता है। तो कोहिनूर वाज बिकेम द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। और दिलीप सिंह अंतिम शासक हैं पंजाब के, उनके कार्यकाल में इस हीरा और सिंहासन कहाँ चला जाता है?
ब्रिटेन। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? अगला देख लेते हैं। वुड डिस्पैच हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, कोहिनूर हीरा हो गया। और कोहिनूर हीरा की खोज की अगर बात की जाए तो तेलंगाना की एक कोयले की खान से मिला था। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। तोपखाना इसने अपना ट्रांसफर किया था कलकत्ता से। ये तोपखाना कलकत्ता से आगरा लेकर के चला, सॉरी, ये तोपखाना अपना कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो कलकत्ता से शिमला तोपखाना शिफ्ट हुआ किसके कार्यकाल में? इसी के कार्यकाल में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 1850 में सिक्किम इसी के कार्यकाल में भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी की लगभग सभी पॉलिसीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सिक्किम के विलेज से लेकर के टेलीग्राफ, बर्मा, वुड डिस्पैच, कोहिनूर हीरा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, लोक सेवा कार्यालय आदि, फादर ऑफ रेलवे, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आने वाले अन्य गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में हम लोगों को क्या उपलब्धियां मिली। इसी तरह से आप लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाइए। इसी शुभकामना के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।